तुम सुरक्षा अधिकारी के काम के लिए आवेदन कर रहे हो, यक्ष बोला। कबीर की आंखें नहीं झपकी। मैं जीवित रहने के लिए आवेदन कर रहा हूं, उसने जवाब दिया। वो वाक्य जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा भारी लगा। यक्ष ने बोही सिकुड़ ली। क्या मतलब? कबीर थोड़ा आगे झुका। मतलब ये शहर बदल रहा है, मैं उसकी गंध महसूस कर सकता हूं। यक्ष की नजर तेज हो गई। कोई शिकार कर रहा है और कोई शिकार बन रहा है। यक्ष की उंगलियां मेज पर सख्त हो गई। कबीर धीमी आवाज में बोला, जब मैंने तुम्हारा विज्ञापन देखा, डीएसआई, मुझे कंपनी नहीं दिखी। उसकी आवाज में एक ठहराव था। मुझे एक ढाल दिखी। धरिया हल्के से मुस्कुराया। कबीर ने धरिया की ओर देखा तक नहीं। ऐसी ढाल जो अच्छा भुगतान करती है, उसने कहा। उसकी आंखें यक्ष पर टिकी रही। लेकिन ढालें अक्सर उन लोगों द्वारा बनाई जाती है जो तलवारों को जानते हैं। यक्ष का दिल जोर से धड़का। एक पल के लिए उसे ऑफिस छोटा लगने लगा। ऊपर पंखे की आवाज और तेज सुनाई देने लगी। खिड़की से आती रोशनी ठंडी लगने लगी। तभी एक फुसफुसाहट, कबीर से नहीं, धरिया से नहीं, यक्ष के भीतर से। डार्कवेल, सावधान, आवाज गुर्राई। यह आदमी साधारण नहीं है। यक्ष अंदर तक हिल गया था। कबीर का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई, जैसे उसने भी कुछ अनकहा महसूस कर लिया हो। बताइए, कबीर ने धीरे से कहा। डीएसआई वास्तव में कैसी सुरक्षा प्रदान करता है? यक्ष जम गया। सवाल धुएं की तरह हवा में लटक गया था। दरिया की मुस्कान गायब हो गई थी और कहीं यक्ष की छाती के भीतर डार्कवेल मुस्कुराया। उसे ये कबीर आना एक चैलेंज लग रहा था। एक ऐसा कर्मचारी जो शायद डीएसआई जैसी संस्था में काम करने के लिए बना हो, परंतु उसे अच्छे से परखना होगा, क्योंकि शैतान हमेशा बहुत सोच समझकर भर्ती करता है। यक्ष की आवाज शांत थी, लेकिन वो शांति अभ्यास से पैदा हुई थी। वैसी शांति जिसे वे लोग ओढ़ते हैं जिनकी त्वचा के नीचे अराजकता जीवित रहती है। हम यहाँ शॉपिंग मॉल की रखवाली करने या नशे में धुत नेताओं को एस्कॉर्ट करने नहीं आए हैं, उसने स्थिर निगाहों से कहा। डीएसआई एक अलग स्तर के लिए बनाया गया है। कबीर उसके सामने चुपचाप बैठा था, पूरी तरह सतर्क। यक्ष आगे बोला, नपातुला और सोच समझकर। हम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन, हाई प्रोफाइल लोगों, उन लोगों को सुरक्षा देते हैं जिनके नाम बाजारों को हिला सकते हैं और जिनकी मौतें देशों को हिला सकती है। एक क्षण का विराम। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं है, उसकी नजरें और तीखी हो गई, बल्कि पहले से कार्रवाई करना है। हम खतरों को खबर बनने से पहले ही खत्म कर देते हैं। कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके शरीर का तनाव बता रहा था कि उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी है। यक्ष थोड़ा पीछे झुका और अपने पीछे मौजूद मशीनों की ओर इशारा किया। कोने में एक जटिल कंप्यूटर सिस्टम धीमे धीमे गूंज रहा था। कई स्क्रीनें, एनक्रिप्टेड डैशबोर्ड, तारामंडल जैसे डेटा नोट्स जो ऐसे पैटर्न में चमक रहे थे जिन्हें सिर्फ यक्ष समझता था। हम कोई साधारण सुरक्षा एजेंसी नहीं है, यक्ष ने धीमे स्वर में कहा। हम एलीट हैं। उसने सिस्टम की ओर इशारा किया। मेरे पास मजबूत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रेडिक्टिव मॉडल्स, बिहेवियरल थ्रेट मैपिंग। एक ठहराव। लेकिन मुझे मैदान में मजबूत लोगों की जरूरत है। कबीर ने एक बार फिर सिर हिलाया, ऐसे आदमी की तरह जिसने सारी जिंदगी आदेशों पर सिर हिलाया हो। मेरे पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, कबीर बोला। मैं अभी इसी पल जुड़ सकता हूं। यक्ष उसे ध्यान से देखता रहा। बहुत ज्यादा तैयार, बहुत ज्यादा साफ। अच्छा, यक्ष ने जवाब दिया, लेकिन पहले मुझे देखना होगा कि तुम असल में क्या हो। कबीर की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। यक्ष खड़ा हुआ। वो एक कैबिनेट तक गया और वहां से एक वर्चुअल रियलिटी किट निकाला। मिलिट्री ग्रेड, बेहद महंगा, इतना उन्नत कि इस साधारण ऑफिस में उसका होना असंभव सा लगता था। कबीर बिना सवाल किए देखता रहा। यक्ष ने वो उपकरण कबीर के सिर पर पहनाया। तुम एक सिमुलेशन में प्रवेश करने वाले हो,
यक्ष ने शांत स्वर में कहा। मैं देखना चाहता हूं कि जब दुनिया कुछ सेकंड में टूट जाए तब तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। कबीर ने सिर हिलाया। कमरा गायब हो गया। सिमुलेशन में कबीर खुद को एक बेडरूम के बाहर खड़ा पाता है। उसके साथ 2 गार्ड थे। गलियारे में भारी खामोशी पसरी थी। वो कमरा राज्य के गृह मंत्री का था। उस सिमुलेशन में वो कबीर राणा गृह मंत्री का सिक्योरिटी इंचार्ज था और उसी कमरे के बाहर तैनात था। तभी एक तेज आवाज बेडरूम के अंदर से आई। कबीर तुरंत हरकत में आया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। गृह मंत्री जमे हुए खड़े थे, जिंदा, और कमरे के धुंधले कोने में असैसिन प्राइम, बंदूक तनी हुई, उंगली ट्रिगर पर कसती हुई। समय धीमा पड़ गया था। कबीर ने गोली चलाई। 3 गोलियां, साफ, नियंत्रित। असैसिन प्राइम जमीन पर गिर पड़ा। खून फर्श पर स्याही की तरह फैल गया। कबीर ने उसे घूरा नहीं, जश्न नहीं मनाया। वो तुरंत आगे बढ़ा, सीधे मंत्री की ओर। सर, कबीर ने तेज स्वर में कहा, उनकी बाह पकड़ते हुए, आपको तुरंत यहां से हटना होगा। मंत्री ने उलझन में पलकें झपकाई। खतरा तो कबीर ने बीच में ही रोक दिया। खतरा कभी सिर्फ एक आदमी से नहीं होता। मंत्री कुछ कहते उससे पहले ही कबीर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गया, उन गलियारों से जिनसे मंत्री परिचित नहीं थे। एक स्ट्रांग रूम, एक अज्ञात सुरक्षित कक्ष। कबीर ने दरवाजा सील कर दिया था। तभी बाकी गार्ड गिरे हुए हत्यारे को घेर पाए। राहत की भावना उभरने लगी। बहुत जल्दी, क्योंकि तभी लाश हिली। असैसिन प्राइम उठ बैठा। घाव अस्वाभाविक तरीके से भरने लगे। आंखें खोली। उसने कुछ ही सेकंड में गार्ड्स को मार गिराया, खिड़की से छलांग लगाई और रात में गायब हो गया। सिमुलेशन समाप्त हो गया था। कबीर ने धीरे धीरे उपकरण उतारा। यक्ष उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई आदमी दर्पण को टूटते हुए देखता है। यक्ष ने पूछा, जब खतरा खत्म हो चुका था तब तुम मंत्री को वहां से क्यों ले गए? कबीर का जवाब बिना किसी घमंड के आया। यह आसान था, एक ठहराव। मेरा काम हमलावर को मारना नहीं था। उसकी आंखें यक्ष पर जा टिकी। मेरा काम क्लाइंट की रक्षा करना था। वो थोड़ा आगे झुका। अगर खतरा खत्म भी दिखे तो भी हमें कैसे पता कि वो अकेला था? यक्ष की उंगलियां मेज पर कस गई। कबीर की आवाज और ठंडी हो गई। शायद वो सिर्फ एक चारा था, एक प्लेसिबो। एक क्षण के लिए यक्ष हक्का बक्का रह गया। हो सकता है कोई स्नाइपर पहले से इंतजार कर रहा हो, दूसरा हमलावर भी हो, या कोई रिमोट ट्रिगर भी हो सकता था। यक्ष ने धीरे से सांस छोड़ी। इम्प्रेसिव, वो बुदबुदाया। कबीर ने सिर हिलाया। पहला नियम हमेशा रिलोकेशन होता है। एसेट को किलजोन से बाहर निकालो। पीछे खड़ा धरिया गर्व से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। यक्ष की नजरें अब भी कबीर पर जमी थी। ठीक है, यक्ष बोला, तुमने पहला राउंड पार कर लिया है। वो खड़ा हुआ। अब शारीरिक परीक्षा होगी। कुछ ही देर में वे शहर के शांत किनारे के बाहर एक खुले मैदान में पहुंचे। मिट्टी पर बनी निशानियां युद्ध भूमि जैसी लग रही थी। यक्ष ने इशारा किया, तुम्हें 10 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी सिर्फ 30 मिनट में। कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसके बाद यक्ष ने जोड़ा, प्रिसिशन शूटिंग। आगे 3 काले कपड़ों से ढके पुतले खड़े थे, मौन हमलावर। तुम्हें इन तीनों हमलावरों को मार गिराना है, वो भी एक ही सटीक वार में। कबीर दौड़ने लगा, किसी आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि ऐसे जैसे उसकी मांसपेशियां पुराने युद्धों को याद कर रही हो। उसकी चाल अनुशासित, क्रूर और कुशल थी। 27 मिनट बाद वो रुका। ना कोई गिरावट, ना कमजोरी, सिर्फ नियंत्रित सांसें। उसने पिस्तौल उठाई। 3 गोलियां, 3 निशाने। हर गोली ठीक बीच में लगी। पुतले ऐसे गिरे जैसे किसी ने परछाइयों को फांसी दे दी हो। यक्ष उसे घूरता रहा। शानदार, उसने धीमे स्वर में कहा। वो आगे बढ़ा। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सक्षम हो। कबीर का जबड़ा कस गया। यक्ष ने एक बार सिर हिलाया। तुम्हें नौकरी मिल गई। आखिरकार कबीर के चेहरे पर बदलाव आया। खुशी नहीं, राहत।
दरिया खुश था। कंपनी में अब एक ऐसा अधिकारी था जो शायद किसी भी खतरे को भाप कर उससे बच सके। कंपनी अब असली लगने लगी थी। लेकिन यक्ष यक्ष को कुछ बेचैन कर रहा था। ये आदमी बहुत ज्यादा तैयार था, बहुत ज्यादा इच्छुक, एक ऐसी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट जो कल ही पैदा हुई थी। कौन था कबीर राणा, और ऐसा क्यों लग रहा था मानो वो डीएसआई का इंतजार कर रहा था? यक्ष के भीतर कुछ हलचल हुई, एक अंधेरी मुस्कान, एक फुसफुसाहट जो सांसों से भी पुरानी लगती थी। डार्कवेल यश के भीतर फुसफुसाया, चिंता मत करो, ये कौन है हम पता लगा लेंगे बहुत जल्द। पंडित नागेंद्र संयोगों पर विश्वास नहीं करते थे, वे पैटर्न पर विश्वास करते थे, और पैटर्न जब अनदेखे कर दिए जाएं तो अभिशाप बन जाते हैं। जब उनका प्राइवेट जेट लंदन में उतरा, शहर बारिश में डूबा हुआ था। प्राचीन पत्थर की इमारतें, भीगी हुई सड़कें और हमेशा निराश दिखने वाला आसमान, ये सब नागेंद्र के मूड के अनुकूल था। उनके साथ खड़े थे सूरज गेरा, एसजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन, एक अरबपति उद्योगपति जिसके एक बयान भर से बाजार हिल सकते थे और जिसकी खामोशी प्रतिस्पर्धियों को कुचल सकती थी। दोनों की एक अजीब सी जोड़ी थी, एक केसरिया वस्त्रों में ज्योतिषी, दूसरा महंगे कपास के सूट में लिपटा उद्योगपति। फिर भी एक ने दूसरे को बनाया था। काली सेडान कार मेफेयर की भीगी सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। सूरज ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। पंडित जी, आप लंदन इतने बेताबी से क्यों आना चाहते थे? नागेंद्र ने बाहर गिरती बारिश को देखते हुए कहा, तुम नहीं जानते, मैं किसी खास चीज की तलाश में हूं। इस यात्रा की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद। सूरज मुस्कुराया, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी ही कृपा से हूं। ये सच था कि सालों पहले एक अनाथालय में क्रोध से भरी आंखों वाले एक दुबले लड़के से इसी व्यक्ति ने कहा था कि वो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठेगा। नागेंद्र ने उसके सितारों का अध्ययन किया था, उसकी शिक्षा का मार्गदर्शन किया था, दूसरों के अविश्वास के बावजूद उसे पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में जाने को कहा था, और बाद में टेक्नोलॉजी में। आज सूरज गिरा केवल अमीर नहीं था, वो प्रभावशाली था, भयभीत करने वाला था, सम्मानित था, और वह केवल एक व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करता था। नागेंद्र उसकी ओर मुड़े। मैं एक स्थानीय चोर की तलाश कर रहा हूं। सूरज चौंका। क्या? एक स्थानीय चोर लंदन में? हाँ सूरज। पंडित जी, मैं अपने कॉन्टैक्ट को बोल सकता था, उसके लिए हमें यहां क्यों आना था? मैं 1870 के दशक के एक चोर को ढूंढ रहा हूं। कार के भीतर का माहौल ठंडा पड़ गया था। सूरजगिरा समझ गया कि पंडित नागेंद्र किसी अनोखी चीज की तलाश में है जो उसकी पहुंच से बाहर है। पंडित जी, आप आखिर ढूंढ क्या रहे हैं? नागेंद्र का चेहरा निर्विकार रहा। मुझे उस चोर की विशेषताएं जाननी है। मुझे आपकी एक भी बात समझ नहीं आ रही, नागेंद्र ने शांत स्वर में कहा। वो चोर वर्ष 1873 में लंदन पुलिस से भागते हुए एक गहरे निर्माण खड्डे में गिर गया था। गैस लैंप, कीचड़ भरी सड़कें, घोड़े, वो सब इस बात के गवाह थे कि वो चोर शायद कभी भी मर सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, पसलियां चकनाचूर थी। सूरज स्तब्ध रह गया। वो चुपचाप सब सुन रहा था। मर्सिडीज धीरे धीरे अपने गंतव्य तक पहुंच रही थी। फिर नागेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, और उसी क्षण एक दुष्ट आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। चोर मुश्किल से 25 साल का था, दुबला, तेज और हताश। वो जीवित रहने के लिए चोरी करता था, अस्तित्व बनाए रखने के लिए झूठ बोलता था, और एक और दिन जीने के लिए भागता था। उस रात वो कुछ ज्यादा ही तेज भागा। एक गलत कदम और वो एक कीचड़ बड़े खड्डे के तल में पड़ा था। बारिश उसके खून से मिल रही थी, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी। पुलिस वालों को पता ही नहीं चला कि वो चोर उस काली रात भागते भागते कहाँ गायब हो गया था। मैं इस तरह मरना नहीं चाहता, वो फुसफुसाया। वो चोर पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो उस दर्द से बाहर आ जाए। वो चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने उत्तर दिया। कोहरा और घना हो गया, हवा और भारी हो गई थी, मानो समय स्वयं वहीं ठहर गया हो। तभी छायाओं में एक आकृति उभरी,
लंबी, बिना चेहरे वाली, रात से भी अधिक अंधेरी चादर में लिपटी हुई। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां लाल प्रकाश की 2 पतली रेखाएं थी। डार्कवेल उसके सामने आ चुका था। क्या तुम जीना चाहते हो? उस क्रूर डार्कवेल ने शांत भाव से पूछा। हाँ, चोर ने हाफते हुए कहा। तो फिर मेरे लिए जियो। सौदा सरल था। उस वक्त और उस पल से उस चोर का शरीर अब डार्कवेल का हो चुका था। उस चोर के पास शायद कोई विकल्प नहीं था। वो दर्द में था और जीना भी चाहता था। उस क्रूर आत्मा ने उसके भीतर प्रवेश कर लिया था। उसका दर्द तुरंत समाप्त हो गया। हड्डियां जुड़ गई, खून स्थिर हो गया था और सांसें लौट आई थी। लेकिन अब उसके भीतर कोई और भी सांस ले रहा था। उसे लगा वो अकेला खड्डे से बाहर निकला, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। डार्कवेल ने सबसे पहले उसकी कमजोरी मिटा दी। छोटी मोटी चोरी अब उसे घृणित लगती थी। कुछ ही हफ्तों में वो एक कुख्यात अपराध सरगना के मुख्यालय में घुस गया। गार्ड कभी समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या था। अपराध सरगना अपनी कुर्सी पर मृत मिला। ना कोई संघर्ष, ना कोई दया, सिर्फ सटीकता। उसने अब छोटी मोटी चोरियां बंद कर दी थी। अब वो माफिया की जगह लेने की तैयारी में था। उसने धीरे धीरे उस माफिया की जगह भी ले ली थी और उसके बाद लंदन के अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम फुसफुसाया जाने लगा, असैसिन प्राइम। बोर्ड पर अभी भी ताजा पेंट की गंध थी। डार्कवेल सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटर्स। यक्ष एक डेस्क के पीछे बैठा था, जो वैध होने का दिखावा कर रही थी। उसके सामने बैठा था धरिया सिंह। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि गृह मंत्री की हत्या के बाद से असैसिन प्राइम कहाँ गायब था। ना कोई संदेश, ना कोई संकेत। दरिया समझ नहीं पा रहा था कि नया ग्राहक ढूंढे या शैतान की वापसी का इंतजार करे। दूसरी ओर यक्ष एक अलग खेल खेल रहा था। अब वो महंगे सूट पहनता था, उद्योगपतियों से मिलता था, लेकिन कोई अनुबंध नहीं करता था। एक आदमी की सुरक्षा कंपनी मजाक जैसी लगती थी, या फिर जाल जैसी। उधर हाई रिस्क क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिवीजन HRCID सब पर नजर रखी हुई थी। सहायक आयुक्त मानव शेखर भी संयोगों पर विश्वास नहीं करता था। उसने उन 2 लोगों को ढूंढ लिया था जो शायद इस राजनीतिक हत्या के सबसे करीब थे, एक अमीरजादा और एक बदनाम गुंडा। उन दोनों पर क्रिप्टो लेनदेन का शक था, वो भी गृह मंत्री की हत्या के तुरंत बाद। फिर उस अमीरजादे ने एक कंपनी खोल ली जो लोगों को सुरक्षा देगी, एक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी, जिसको एक विदेशी इन्वेस्टर भी मिल गया था। उस सुरक्षा एजेंसी को पुलिस की परमिशन भी मिल गई थी। सब कुछ किसी मुखौटे जैसा लग रहा था। पुख्ता सबूत तो नहीं थे, परंतु कभी कभी इंट्यूशन किसी भी सबूत से तेज होता है। DSI के कार्यालय में इस समय 3 लोग बैठे थे, यक्ष, धरिया और कबीर राणा, उसका पहला एम्प्लॉय। दोपहर का समय था जब उस कार्यालय का दरवाजा खुला। मध्य आयु का एक धनी व्यवसायी अंदर आया। DSI किस तरह की सुरक्षा प्रदान करती है? उसने पूछा। यक्ष पीछे झुका। विशेष सुरक्षा, ऐसी जो ब्रोशर में नहीं छापी जाती। व्यवसायी बैठ गया। तुम SG एंटरप्राइजेस के उत्तराधिकारी हो, फिर ये कंपनी क्यों? यक्ष मुस्कुराया। मैं कुछ अपना बनाना चाहता था और गैंग वॉर तथा गृह मंत्री की हत्या के बाद मुझे एहसास हुआ कि सुरक्षा ऐसा व्यवसाय है जिसकी मांग अब इस शहर में कभी खत्म नहीं होगी। व्यवसायी थोड़ा चिंतित भी हुआ और फिर उसने उस कमरे को अच्छे से देखा। वहां बैठे उन 3 लोगों को देखा और बोला, तुम्हारे पास कितने लोग हैं? कितने सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं? यक्ष ने उसे देखा और शांत भाव से बोला, 1। क्या? केवल 1? व्यवसायी चौंक गया। हम संख्या नहीं, क्षमता भर्ती करते हैं। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उस व्यवसायी ने कहा, मेरा नाम चेतन कर्मकार है। मेरे पास 2 बड़ी बड़ी माइंस है। कोलार की मेरी खदानों को नक्सलियों से लगातार खतरे मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा माल कोलार से धामरा पोर्ट तक सुरक्षित पहुंचे। धरिया एकदम से घबरा गया। कोलार से धामरा पोर्ट? उनके बीच तो घना जंगल आता है। वो जगह घात लगाने के लिए एक आदर्श जगह है
और वहां पर नक्सली किसी के भी माल को कभी भी लूट लेते हैं। पुलिस आज तक सरकार के ही माल को नहीं बचा पाई। हम बचा लेंगे आपका माल, वो सुरक्षित पहुंच जाएगा, यक्ष ने शांत भाव से कहा। व्यापारी ने उसे देखा और फिर बोला, तुम शायद समझे नहीं, मुझे ऐसी एजेंसी चाहिए जिसके पास बहुत से हथियारबंद लोग हों। यक्ष बोला, आपको लोगों की संख्या चाहिए या आपको अपना माल सुरक्षित कोलार में आपके खदानों से धामरा पोर्ट पहुंचाना है? चेतन कर्मकार सकपकाया। उसको नहीं पता था कि वो सही निर्णय ले भी रहा है या नहीं। यक्ष ने अपना लैपटॉप खोला और उस पे वो कुछ टाइप करने लगा। चेतन कर्मकार को नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो चुपचाप यक्ष को देख रहा था। धरिया और कबीर भी चुपचाप बैठे थे। यक्ष फिर धीरे से बोला, मेरी फीस 1 करोड़ रुपए प्रति माह है। व्यवसायी हंसा। 1 ट्रक की सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ दूं? यक्ष चुप रहा। उसने अपना लैपटॉप मोड़ा और चेतन कर्मकार की तरफ कर दिया। उस लैपटॉप की स्क्रीन पर वो सभी गोपनीय जानकारियां थी जो चेतन ने कभी भी पब्लिक से साझा नहीं की थी। यक्ष बोला, आपके तकरीबन 5 ट्रक रोज चलते हैं। एक ट्रक में लगभग 50 लाख रुपए का माल होता है। व्यवसायी की आंखें सिकुड़ गई। यानी 2.5 करोड़ का माल रोज जाता है, महीने में तकरीबन 10 दिन, तो कुल 25 करोड़ का माल। अब यदि मैं इस 25 करोड़ के माल को सुरक्षित अपने ठिकाने पहुंचा रहा हूं तो 1 करोड़ रुपए महीने के तो लूंगा ही। चेतन ठिठक गया। इस आदमी ने उसके सिक्योर कंप्यूटर को हैक भी कर लिया था और उसके बारे में सारी जानकारी निकाल भी ली थी। ये कोई करिश्मे से कम नहीं था। इसने आखिर ये कैसे कर लिया था? यक्ष ने चेतन को देखा और बोला, आपने अपना नाम बताया और अपना काम, तो मेरे लिए फिर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करना आसान हो गया। आपकी वेबसाइट में एक अनसिक्योर्ड पैच है और बस उसी के जरिए मैं आपके उस सर्वर तक पहुंच गया जहां आपकी प्राइवेट डिटेल्स है। चेतन को पहली बार लगा कि उसके सामने जो आदमी बैठा था वो इतना साधारण भी नहीं था जितना लग रहा था। तुम परंतु नक्सलियों का मुकाबला कैसे करोगे? यक्ष शांत रहा। आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनना? चेतन सकपका गया। यदि मैंने आपके ट्रक पूरे 1 महीने तक बिना नुकसान पोर्ट तक पहुंचा दिए तो आप मुझे 1 करोड़ दे देना, और अगर तुम असफल हुए तो मैं आपके नुकसान की भरपाई करूंगा। वो तो 25 करोड़ तक हो सकता है। तो इसे अनुबंध में लिख देते हैं। व्यवसायी कुछ क्षण उसे देखता रहा, आखिरकार बोला, ठीक है, 1 करोड़ प्रति माह, 1 साल का अनुबंध। दोनों ने हाथ मिलाया। सौदा तय हो गया था। डीएसआई के पास अब एक क्लाइंट था और यदि सब कुछ ठीक चला तो 1 करोड़ रुपए महीने की कमाई पक्की थी। दरवाजा बंद होने के बाद धरिया ने पूछा, क्या तुम पागल हो? यक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, नहीं तो। धरिया ने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और उस बंद दरवाजे की ओर देखते हुए धीमे मगर बेचैन स्वर में कहा, जंगल अप्रत्याशित है, नक्सली निर्दयी है और काफिले हमेशा आसान लक्ष्य होते हैं। हम सिर्फ 3 लोग हैं, 5 ट्रकों को सुरक्षा कैसे देंगे? उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि वो कठोर यथार्थ था। यक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी निगाहें अभी अपने ही लैपटॉप पर टिकी थी। वो अभी भी उसमें कुछ ढूंढ रहा था। वो विचलित नहीं था, क्योंकि यक्ष एक ऐसी बात जानता था जो शायद धरिया नहीं जानता था। असैसिन प्राइम वो केवल एक नाम नहीं था, बल्कि मृत्यु और छाया के बीच जन्मी एक किंवदंती थी। उसकी गति इंसानी सीमाओं से परे थी। यदि वह ठान ले तो जंगल की हर छाया उसके लिए मार्ग बन जाती। कोई नक्सली चाहे कितना भी प्रशिक्षित या क्रूर क्यों ना हो, उन ट्रकों तक पहुंच भी नहीं सकता था। हमला करना तो दूर, वे ये भी नहीं जान पाते कि उनका अंत किस दिशा से आया है। और शायद यही सब डार्कवेल चाहता था।